जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आशीष आपके अपने चैनल @physics.07 में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था फोर्स और टाइप्स ऑफ फोर्स। आज हम सीखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन के गति के नियम। तो शुरू करते हैं। न्यूटन ने गति के लिए 3 नियम प्रतिपादित किए, जिनके नाम निम्नवत हैं। जैसे फर्स्ट लॉ, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। फर्स्ट लॉ, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। सेकेंड लॉ, जिसे हम लॉ ऑफ मास या लॉ ऑफ फोर्स या लॉ ऑफ मोमेंटम कह सकते हैं। और थर्ड लॉ है एक्शन एंड रिएक्शन लॉ, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अब हम बारी बारी से प्रत्येक नियम को, लॉ को समझेंगे और उनके उदाहरणों को जानने की कोशिश करेंगे कि दैनिक जीवन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं। कुछ एग्जाम्पल ऐसे होंगे जो ऐसा लगेगा कि ये थर्ड का है लेकिन वो फर्स्ट का होगा। कुछ एग्जाम्पल ऐसे होंगे जो ऐसा लगेगा वो फर्स्ट का है लेकिन वो थर्ड का निकलेगा। तो हम उनमें डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे, उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट लॉ, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसका मतलब हुआ जड़त्व का नियम। जड़त्व, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जड़त्व। किसी भी जड़ से बात हो रही है, जो भी कोई भी अगर जड़ है पेड़ की, तो वो एक जगह पे स्थिर है। तो न्यूटन ने बताया है फर्स्ट लॉ में, कोई भी वस्तु तब तक विराम अवस्था में रहेगी और तब तक गति अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे हम कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट स्टेज एट रेस्ट और कीप्स मूविंग एट अ स्टेडी स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो या तो रेस्ट में बना रहेगा या कीप्स मूविंग या मूव करता रहेगा एट अ स्टेडी स्पीड, एक समान गति से, इन अ स्ट्रेट लाइन, और एक सीधी सरल रेखा में, अनलेस, जब तक कि एन आउटसाइड पुश और पुल चेंजेस इट। यहाँ पे पुश और पुल का मतलब है फोर्स। तो कोई भी बाह्य बल अगर ना लगाया जाए तो वो बॉडी अगर गति अवस्था में है तो गति में रहेगी, विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये बात न्यूटन ने बताई थी, जिसे हम फर्स्ट लॉ के नाम से जानते हैं, जिसका नाम लॉ ऑफ इनर्शिया दिया गया। इसके लिए एग्जांपल है, अ बॉल ऑन द ग्रास स्टेज स्टिल अंटिल यू किक इट। कोई बॉल है ग्राउंड में तब तक पड़ी रहेगी जब तक आप उसके किक मार के उसको मोशन में ना कर दो। जैसे ही आपने किक मारी, बॉल मोशन में हो जाएगी, और जैसे ही उसका जो टाइम है रोटेट करने का, वो जैसे ही ख़त्म होगा तो बॉल रुक जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ देखने को मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा, शादी विवाह जब होते हैं तो टेंट हाउसेस होते हैं उनमें जो मैट्स वगैरह बिछाई जाती हैं वो समय समय पर गंदी हो जाती हैं। अब ऐसा है नहीं एक शादी के बाद दूसरी शादी के लिए वो लोग अलग से मैट लाते हो, उन्हीं मैट्स को साफ़ किया जाता है। सबसे पहले उसे सुखाया जाता है और सुखाने के बाद मैट को छड़ी से, उनका जो एक वॉलंटियर होता है वो छड़ी से उस मैट को डंडे से मारता है, जिससे क्या होता है जो धूल के कण है मैट में वो बाहर निकलने लगते हैं। तो यहाँ भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल होता है कि धूल के कण तब तक बाहर नहीं निकलेंगे जब तक छड़ी से स्ट्राइक नहीं किया जाएगा मैट पर। तो इस तरीके के दैनिक जीवन में हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को या लॉ ऑफ इनर्शिया को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूटन के गति के दूसरे नियम के बारे में, जिसे हम लॉ ऑफ फोर्स, बल का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ मास, द्रव्यमान का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ मोमेंटम, संवेग का नियम कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। जो फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल है। इसका अर्थ ये हुआ, द हैवियर ऑब्जेक्ट्स नीड मोर फोर्स टू मूव। कोई भी अगर भारी बॉडी है उसे मूव करने के लिए आपको ज़्यादा बल की या ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल,
जैसे मान लो आपसे कोई कहे कि गेहूं से भरा हुआ बोरा आप खिसकाओ, तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। किसके कंपैरिजन? अगर कोई ये कहे पार्ले जी का बिस्कुट का पैकेट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दो, तो आप उसे पुश करोगे, जरा सा पुश करोगे वो तो पहुंच जाएगा, उसमें कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। तो यहाँ पे वर्क क्या कर रहा है? गेहूं के बोरे का मास यानी द्रव्यमान ज़्यादा है, तो उसके लिए ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता है। और पार्ले जी का जो पैकेट है वो छोटा सा है, उसका द्रव्यमान कंपैरिजन गेहूं के बोरे के कम है, तो वो उसके लिए कम फोर्स की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे क्या चीज़ वर्क कर रही है? यहाँ पे मास वर्क कर रहा है कि अगर कोई बॉडी हैवियर है, ज़्यादा मास वाली है, तो उसके लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, और कोई बॉडी अगर हल्की है द्रव्यमान में, तो उसके लिए कम फोर्स की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, पुशिंग ए हैवी बॉक्स टेक्स मोर स्ट्रेंथ। कोई हैवी बॉक्स है, मतलब भारी बॉक्स है, उसके लिए आपको ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत होती है, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है देन पुशिंग अ लाइट टॉय बॉक्स। किसके कंपैरिजन? कोई खिलौने के छोटे से डब्बे के कंपैरिजन, क्योंकि आपको पता है छोटा सा जो खिलौना का डब्बा है उसका मास कम है और उसके लिए कम फोर्स की आवश्यकता होती है। इस फार्मूले को, ये मेन फार्मूला न्यूटन के लॉ का, इस फार्मूले को हम किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं, अब वहाँ पे आते हैं। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो ये कहता है कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the applied force on it. Now we get F is equal to K times delta P upon delta T. Here we define linear momentum. Linear momentum can be defined as the product of mass and velocity. द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम रेखीय संवेग या लीनियर मोमेंटम कहते हैं। The change in linear momentum is directly proportional to the applied force on it. Now we can define the term linear momentum P is equal to m cross b. That is, the product of mass and velocity is known as linear momentum. Now we put the value of P m cross v upon delta t. That is, small m is taking constant. Then we get delta v upon delta t. In previous classes, we talking about acceleration. The change in velocity with respect to time is called acceleration. That is, we can say that F is equal to m k times m into a. Since k is equal to 1, when a body have mass 1 kg and acceleration 1 meter per second square, then we get the force is 1 Newton. Therefore the constant will be k is equal to 1. Therefore F is equal to m into a. तो आपने देखा कि हमारा जो फोर्स का फार्मूला था F is equal to m into a, इस फार्मूले की सहायता से हमने इसे प्रूफ कर दिया कि ये फार्मूला आता कैसे है। जैसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो बल के समानुपाती होती है। तो हम कह सकते हैं जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे इक्वल का चिन्ह आएगा और एक कांस्टेंट को हम ले लेंगे, तो हम लिखेंगे F इक्वल टू K इंटू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। और P जो है वो लीनियर मोमेंटम है, जैसे हम रेखीय संवेग कहते हैं। रेखीय संवेग जो होता है वो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे P का वैल्यू पुट कर देंगे मास इंटू वेलोसिटी, देयरफॉर वी गेट K टाइम्स ऑफ डेल्टा m इंटू v अपॉन डेल्टा t। अब हम यहाँ पे मास को कांस्टेंट लेंगे और K को भी कांस्टेंट लेंगे, दोनों कांस्टेंट टर्म हमने बाहर ले लिए, तो डेल्टा के साथ रहेगा v और t, ये दोनों ही वेरिएबल हैं। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हमें पता है कि हमारा एक्सेलरेशन होता है, तो हम यहाँ पे डेल्टा v अपॉन डेल्टा t को लिखेंगे a, और एक्सपेरिमेंट से या प्रयोगों द्वारा हम लिख सकते हैं K इक्वल टू 1। अगर कोई बॉडी है उसमें अगर हम 1 kg का मास लगाएं और उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जनरेट कर दें तो वो बॉडी 1 न्यूटन का फोर्स लगाने के लायक हो जाती है। तो हमें यहाँ पे K का वैल्यू 1 मिल जाएगा, देन वी गेट F इक्वल टू m इंटू ए। और यही हमारा फार्मूला यहाँ पे था जो हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया। अब हम बात करेंगे थर्ड लॉ की, या न्यूटन के गति का तीसरा नियम,
जिसे हम एक्शन एंड रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। यहाँ पे एक्शन रिएक्शन लॉ का मतलब है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार यह नियम ये कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। संसार में प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल, योर बॉडी पुशेस डाउन ऑन ए चेयर। जैसे आप किसी चेयर पे बैठ गए, तो उस चेयर पे आप बैठोगे तो आपका जो वेट है, जो आपका भार है, वो नीचे की ओर होगा। क्यों? क्योंकि आप चेयर पे बैठ गए हो। तो उसने क्या किया, चेयर को नीचे की ओर दबाना शुरू किया। वो अलग बात है, चेयर की टांगे हैं, उस पर वो खड़ी है, अगर टांग टूट जाए तो आप नीचे गिर जाएंगे, तो आपका जो वेट है वो उसी पे तो टिका हुआ है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप चेयर को दबा रहे हैं। ये तो हो गया आपका एक्शन कि आप बैठ गए। अब चेयर रिएक्शन में क्या कर रही, एंड द चेयर पुशेस अप ऑन योर बॉडी। चेयर भी आपको ऊपर रखे हुए है जिससे आप नीचे गिरे ना। तो जैसे आपने चेयर पे फोर्स लगाया, वो तो इस तरीके से लगाया, वो तो एक्शन हो गया, आप बैठ गए। और उसी प्रकार चेयर ने भी क्या किया, ऊपर की ओर फोर्स लगाया जिससे वो जिस जगह पे आप बैठे हुए हो वो जगह नीचे गिरे ना। तो दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट लग रहे हैं, जिसके कारण आप आसानी से कुर्सी पे बैठ सकते हैं। या जैसे आपने दीवार में हाथ अपना इस तरीके से मारा, तो जितना फोर्स आपने दीवार के मारने में लगाया है उतना ही फोर्स दीवार ने भी आपके हाथ में लगाया है, जिससे आपको चोट लग सकती है। वो अलग बात है, दीवार के आंसू नहीं निकल रहे, और आप अगर ज़ोर से मारेंगे तो आपके आंसू भी निकल आएंगे। मान लो आपने अपना सर मार दिया गुस्से में, तो क्या होगा, तो क्या आपके चोट लगेगी? चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने एक्शन किया दीवार में, तो दीवार में जो लगनी थी लग गई। लेकिन दीवार ने भी आपके सर फाड़ के ये बता दिया है, सर को फाड़ दिया है, ये बता दिया है कि हमने भी आप पर रिएक्शन लगा दिया है। इट इज़ कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। दैट्स इट। धन्यवाद।